मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने फेरबदल किए, उससे साफ है कि प्रदेश में कांग्रेस काफी मजबूत हुई है। अब पार्टी हर कदम फूंक फूंक के रख रही है। ऐसे में बीजेपी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। तो क्या है कांग्रेस का एक्शन प्लान, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही घर ग्वालियर में घेरने की तैयारी तेज कर दी है। इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को दी गई है। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा अगर कोई खटकता है तो वो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले बढ़त हासिल की थी और सत्ता भी हासिल की थी, मगर सिंधिया के अपने समर्थकों के साथ पाला बदलने पर कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक गई थी। कांग्रेस सिंधिया से बदला लेना चाहती है और उसकी कोशिश है कि सिंधिया को उनके ही इलाके में कमजोर किया जाए ताकि बीजेपी के अंदर उनकी हैसियत कम हो जाए। कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भिंड के लाहार विधानसभा क्षेत्र से 7 बार के निर्वाचित विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर सिंह एक तरफ जहां सिंधिया के बड़े विरोधी माने जाते हैं और मुखर नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, तो वहीं उनकी दिग्विजय सिंह से काफी नजदीकियां हैं। खबरों की माने तो दिग्विजय सिंह सिंधिया को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर सिंह को दिलाई, तो वहीं महिला कांग्रेस का अध्यक्ष विभा पटेल को बनाया गया है और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह सवर्ण हैं तो विभा पटेल ओबीसी वर्ग से आती हैं, जबकि विक्रांत भूरिया आदिवासी हैं। ये सभी नेता दिग्विजय सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। कांग्रेस ग्वालियर चंबल इलाके के दतिया जिले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर आंदोलन भी शुरू करने वाली है। कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आने वाले विधानसभा चुनावों में घेरा जाए। खबरों की माने तो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए डॉक्टर सिंह का बीजेपी के कई नेताओं से करीबी नाता है और ये सभी नेता ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद इन नेताओं को अपनी स्थिति कमजोर लग रही है। वहीं बीजेपी के इन नेताओं का सिंधिया से रिश्ता बेहतर नहीं है। इन स्थितियों में कांग्रेस डॉक्टर सिंह के जरिए सिंधिया को कमजोर करने के लिए बीजेपी की भी मदद हासिल करने की कोशिश में है। मोदी सरकार जब से देश की सत्ता पर काबिज हुई है, जगहों के नाम बदलने की जैसे रीत सी चल पड़ी है। कभी स्टेशनों के नाम बदले जाते हैं, तो कभी म्यूजियम के, तो कभी शहरों के, और अब नाम बदलने का ये सिलसिला गांव और कस्बों तक पहुंच चुका है। नाम बदलने का सिलसिला दिल्ली में भी शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत हुई दिल्ली के मोहम्मदपुर का नाम बदलने से, और अब दिल्ली बीजेपी नेता एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। बीजेपी के राज में नाम बदलने की प्रथा बदस्तूर जारी है। सरकार का जब मन करता है तब किसी जगह का नाम बदल देती है, और अब ये मनमानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जहां सबसे पहले मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया गया है। और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का ये सिलसिला यही नहीं थमा है, बल्कि अब उनकी लिस्ट में ऐसे बहुत से नाम जुड़ गए जिनके बीजेपी नेता नाम बदलना चाहते हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने दिल्ली के 40 गाँव के नाम को बदलने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है। बता दें कि मोहम्मदपुर का नाम बदलने की कोशिश लंबे समय से की जा रही थी और अब एमसीडी ने इस नाम को मान्यता दे दी है, लेकिन दिल्ली सरकार के खेमे में जाकर फाइल अटक गई है। ऐसे में नाम को लेकर राजनीति को एक नया रूप देने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद मोहम्मदपुर गांव पहुंचे और माधवपुरम नाम से नया बोर्ड लगा दिया। इसके अलावा अब बीजेपी नेता ने 40 गाँव के नाम बदलने की मांग की है और उन गाँव के नाम को साल 2020 में दिल्ली दंगे में शहीद हुए IB अफसर अंकित शर्मा, हेड कांस्टेबल रतन लाल, बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए मोहन चंद शर्मा के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कारगिल युद्ध में शहीद विक्रम बत्रा, लता मंगेशकर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को कहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के नाम बदलने वाली लिस्ट में सिर्फ वो जगह हैं जिनके नाम मुस्लिम हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मोहम्मदपुर के बाद अभी दिल्ली के 40 गाँव ऐसे हैं जिनका नाम मुगलों के जमाने में बदला गया था और अब उन्हें सुधार कर नया नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन 40 गाँवों में हुमायूंपुर, यूसुफ सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, बेगम, सैदुल अजाब, फतेहपुर बेरी, हौज खास और शेख सराय जैसे कुछ नाम शामिल।
भारत में पिछले कुछ सालों में धार्मिक ध्रुवीकरण, एक समुदाय को टारगेट करना, सांप्रदायिक हिंसा की खबरें कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं। खासकर जब से देश की सत्ता पर मोदी सरकार काबिज हुई है, इस तरह की घटनाओं की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर तो रहती ही है और कभी कभी अपने सहयोगियों के निशाने पर भी आ जाती है। इस बीच अपनी धार्मिक ध्रुवीकरण की नीति के चलते मोदी सरकार महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आ गई है। तो क्या बोली महबूबा मुफ्ती, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी अक्सर अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश में बेतुके मुद्दों को हवा देती है और इन मुद्दों को विवाद बनते देर नहीं लगती, और खासकर चुनावों के वक्त ऐसा देखने को कई बार मिला है। ऐसा करके बीजेपी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर उन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण में उलझा देती है और इसका फायदा मिलता है चुनावों में। और सभी आरोप लगाए हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को देश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए लाउडस्पीकर विवाद पर पीडीपी प्रमुख ने कहा कि अचानक से लाउडस्पीकर का मामला सामने आया। इससे पहले हिजाब का मामला आया था। ये सब समाज को बांटने की साजिश है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि नौकरी, बेरोजगारी, बिजली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रोजगार, बिजली, पानी का संकट है। ऐसे में सबसे आसान काम है हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में हमारे हालात और खराब होंगे। धर्म का दुरुपयोग करके हमारा पड़ोसी तबाह हो गया था, वो आज तक इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बंदूकें दी। हमारे देश में भी यही हो रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुफ्ती ने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को बुलडोजर और तलवारें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष नींव पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता हमारे डीएनए में है। बीजेपी धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन डीएनए तो रहेगा ही। जहां तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने का सवाल है, ये उनके उसी एजेंडे का हिस्सा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लाउडस्पीकर विवाद और बीजेपी की फूट डालने वाली नीति पर और खासकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाली आदत पर केंद्र की आलोचना की थी और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पिछले कुछ दिनों से देश से अमन शांति जैसे शब्द गायब हो गए हैं। आए दिन जगह जगह झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब पंजाब के पटियाला में भी दो समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया है, जहां शिवसेना के खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान दो गुटों के बीच टकराव हो गया था, जिसके बाद पंजाब की आप सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है। अभी क्या है पंजाब के हालात और पंजाब सरकार ने क्या लिया है एक्शन, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीते दिन पंजाब के पटियाला में दो गुट आमने सामने आ गए। झड़प के दौरान जमकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसके चलते शहर में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। अब इस पूरे मामले के चलते पंजाब की गद्दी पर अभी हाल ही में काबिज हुई आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई। सीएम भगवंत मान को अभी सत्ता संभाले ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मान सरकार शुरुआत में ही फेल होती नजर आ रही है। कभी फ्री बिजली तो कभी बिजली कटौती तो कभी पंजाब में जा रही जाने। इन सब के चलते पहले ही मान सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। अब एक और नए मामले ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बीते दिन पटियाला में हुई झड़प से प्रदेश का माहौल बेहद खराब हो गया है और विपक्ष का आरोप है कि इस सब की जिम्मेदार पंजाब सरकार है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने पटियाला में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब के सीएम को अरविंद केजरीवाल को खुश करने की बजाय पंजाब को बेहतर तरीके से चलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि आपका असली चेहरा सामने आ गया है और इनका पंजाब के लिए जो उद्देश्य है वो भी उजागर हो गया है। गौरतलब है कि चुनावों के दौरान कुमार विश्वास ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान बनाने की मंशा रखने के आरोप लगाए थे। अब उन्हीं आरोपों के चलते विपक्ष मान सरकार पर हमलावर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के आरोपों से बचने और अपनी छवि को खराब होने से बचाने के लिए पंजाब सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है और अब पटियाला में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, घटना के बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहीं पटियाला आईजी राकेश अग्रवाल को हटाने के बाद सीनियर एसपी और सिटी एसपी को हटा दिया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष के निशाने पर आई मान सरकार इन हालात को किस तरह संभालती है।
भारत में चुनावों के वक्त अक्सर विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे आरोप कई बार लग चुके हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अपने फायदे के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ करती है। हाल ही में यूपी विधानसभा चुनावों में भी ईवीएम को लेकर खूब हंगामा हुआ था। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा इन आरोपों से इनकार करती रहती है और चुनाव आयोग भी ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की संभावना से इनकार कर चुका है। और अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को देश का गौरव ही बता दिया। क्या कहना है सीईसी का, आइए देखते हैं ये खबर। भारत में एक अरसे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी तो उस वक्त उसे ईवीएम के इस्तेमाल से आपत्ति होती थी, लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसे ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आती। हालांकि विपक्षी दल बार बार चुनावों में बैलेट पेपर की मांग करते हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिए ईवीएम से छेड़खानी करता है। वैसे ये बात अब तक अदालत में साबित नहीं हुई है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, मगर ईवीएम में कोई बटन दबाने के बावजूद केवल कमल की पर्ची निकलना या स्ट्रांग रूम के बाहर लावारिस हालत में ईवीएम का पकड़ना, कभी किसी नेता की गाड़ी से ईवीएम को ले जाना, ऐसी कुछ घटनाओं से इन आशंकाओं को बल मिलता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। इसलिए विपक्ष अक्सर चुनावों के बाद मतदान से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करने को मजबूर हो जाता है। मगर अब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने बड़ा बयान दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देश का गौरव है, जो सटीक और समय पर परिणाम प्रदान करती है, जिससे उनकी विश्वसनीयता कायम है। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 4 दशक पहले पायलट आधार पर किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई देश ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि भारत समय पर और सही तरीके से चुनाव परिणाम कैसे देता है। आपको बता दें कि दिल्ली के बख्तावरपुर में बने एकीकृत चुनाव परिसर का उद्घाटन करने के बाद चंद्रा ने कहा कि अब तक 4 संसदीय चुनावों और 37 विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने अपनी सटीकता के कारण अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है। सीईसी ने ये भी कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि ये बिना किसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल चिप प्रोग्राम है, इसलिए हैकिंग का कोई सवाल नहीं है। ईवीएम ने सभी चुनावों में अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी है और 2019 के आम चुनावों के बाद से शुरू किए गए वीवीपैट ऑडिट ट्रेल ने ईवीएम की विश्वसनीयता को और स्थापित किया है। ईवीएम में डाले गए वोटों और वीवीपैट पर्चियों की गिनती से कोई बेमेल नहीं पाया गया है। वहीं चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और धारणा महत्वपूर्ण है और इस प्रकार किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए ईवीएम के व्यवस्थित भंडारण, रखरखाव और आवाजाही के लिए एसओपी और चेकलिस्ट का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम को एक बार फिर न केवल क्लीन चिट दी गई बल्कि उसे देश का गौरव भी बताया गया। अब देखना होगा कि इस पर विपक्षी दल किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी में 2 समुदायों के बीच टकराव का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है, तो वहीं यूपी के अयोध्या को भी सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश की जा रही थी और इस साजिश के पीछे हाथ है एक हिंदू संगठन का। आखिर ये हिंदू संगठन क्यों देश को सांप्रदायिकता की आग में धकेलना चाहते हैं और इन घटनाओं के पीछे क्या है इनकी मंशा, इस पर भाकपा माले की राज्य इकाई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। देखते हैं ये खास खबर। 27 अप्रैल की रात अयोध्या शहर की मस्जिदों पर मांस और आपत्तिजनक पोस्टर और धार्मिक पुस्तक के पन्ने फेंक कर मुसलमानों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस साजिश ने देश के हिंदू संगठनों की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे हिंदू संगठन जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और इससे साफ है कि इन हिंदू संगठनों को मोदी सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है। देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अयोध्या में हुई घटना भी इसी तरफ इशारा कर रही है। भाकपा माले की राज्य इकाई ने ईद से ठीक पहले अयोध्या में 2 समुदायों के बीच नफरत की भगवा साजिश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही पार्टी ने साजिशकर्ताओं को एक कड़ी सजा देने की मांग की है। राज्य सचिव सुधाकर यादव ने आज जारी बयान में कहा कि एक तरफ बीजेपी की सरकारें बुलडोजर राजनीति कर रही हैं, जिसमें नफरत का बुलडोजर यूपी, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी तक चलाया जा रहा है और मुसलमानों और गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भगवा संगठन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। अयोध्या की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। अयोध्या की कई मस्जिदों के बाहर 26-27 अप्रैल की देर रात धार्मिक ग्रंथ के फटे पन्ने और भड़काऊ चीजें फेंकने वाले लोग यूपी पुलिस के मुताबिक एक भगवा हिंदू योद्धा संगठन से जुड़े हैं। आरोपी योजना बनाकर और मुसलमानों की तरह वेश बनाकर इस तरह की करतूत को अंजाम दे रहे हैं, जिससे
हिंदू मुसलमानों के बीच टकराव बढ़े और प्रशासन को एक खास समुदाय के खिलाफ एक्शन लेने का मौका मिले। माले नेता यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शांति व सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी खुराफाती कार्रवाइयों और विचारों का स्रोत संघ और उससे जुड़े भगवा संगठन है, जहां नफरत के पाठ पढ़ाए जाते हैं। इन्हें मोदी योगी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। रामनवमी के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में हुई सांप्रदायिक टकराव पर पीएम की चुप्पी इस आरोप को और मजबूत करती है। कॉमरेड सुधाकर ने अयोध्या की धैर्यशील और अमन पसंद नागरिकों, खासतौर से अल्पसंख्यक भाइयों को धन्यवाद दिया, जिसकी सूझबूझ से नापाक साजिश नाकाम हुई। माले नेता ने मिलजुल कर और सौहार्दपूर्वक ईद मनाने की अपील की है। देश में मुसलमानों के खिलाफ किस कदर नफरत भरी है, ये वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए बवाल से साफ हो रहा है। यूनिवर्सिटी में हुई इफ्तार पार्टी के बाद से ही विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र लगातार वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं छात्रों ने अपना सिर मुंडवाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही छात्रों ने वीसी आवास को गंगा जल से धो डाला है। इस पर योगी सरकार की खामोशी भी कई सवाल खड़े करती है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीएचयू में हुई इफ्तार पार्टी में कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन के शामिल होने को लेकर बवाल लगातार जारी है। पुतला फूंकने और हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमा नहीं है। छात्रों ने अब सिर मुंडवाने के साथ ही गंगा जल से कुलपति आवास को धोया है। पिछले 3 दिन से छात्र इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि इफ्तार पार्टी के आयोजन पर यूनिवर्सिटी प्रशासन माफी मांगे और दीवार पर भड़काऊ स्लोगन लिखने के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रवार की शाम बीएचयू परिसर में छात्रों का एक समूह गंगा जल लेकर कुलपति आवास पहुंचा। छात्रों ने मंत्रोच्चार करते हुए कुलपति आवास के गेट पर गंगा जल छिड़का। वहां मौजूद प्रोक्टोरियल बोर्ड के कुछ सदस्यों पर भी गंगा जल छिड़क कर अपने गुस्से का इजहार किया। इसके बाद छात्रों ने कुलपति आवास के सामने अपना सिर मुंडवा लिया। ये सब तस्वीरें दिखाती हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हमारे देश के युवाओं में नफरत किस कदर अंदर तक भरी जा चुकी है। ये नफरत आने वाले वक्त में मुसलमानों के साथ पूरे समाज को भुगतनी पड़ सकती है। इन सब के बीच यूपी की योगी सरकार की इस मामले पर खामोशी इस मामले को और बढ़ावा दे रही है। सिर मुंडवाने और गंगा जल से कुलपति आवास के शुद्धिकरण के साथ ही छात्रों ने वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने वीसी गो बैक, इस्लामीकरण बंद करो जैसे नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति यूनिवर्सिटी में नई परंपरा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि बीएचयू में इससे पहले इफ्तार पार्टी नहीं की गई थी, इसके लिए कुलपति को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी रखी गई थी। बीसी प्रोफेसर सुधीर जैन इसमें शामिल हुए थे, जिस पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। खबरों की माने तो इस बवाल को बढ़ावा देने में हिंदू संगठनों का हाथ हो सकता है, जो जांच का विषय है। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन और योगी सरकार तमाशबीन बनकर किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं। देश में पिछले कई दिनों से सांप्रदायिक तनाव कायम है। कई राज्यों में 2 समुदायों के बीच हिंसा होने की नौबत आ गई, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक इन घटनाओं पर कोई आलोचना या टिप्पणी नहीं की है। मोदी जी चुप हैं, जबकि विपक्ष उनसे जवाब मांग रहा है। पिछले दिनों देश के 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने भी पीएम मोदी से इन घटनाओं को रोकने के लिए अपील करने के लिए खत लिखा था। और अब दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर अपनी बात रखी है। तो क्या कहा है शाही इमाम ने, चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं से देश के तमाम संवेदनशील नागरिक दुखी हैं। जिस तरह से एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी निंदा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। और अब इस पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं इन सभी घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कल पत्र लिखूंगा और उनसे मुलाकात का वक्त मांगूंगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी विशेष धर्म का नहीं होता। पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि अगर सांप्रदायिक मतभेद और नफरत बढ़ती रही तो क्या देश के पक्ष में है? इस देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बलिदान दिया है। हम पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे, हमें उम्मीद है कि वो समय देंगे। आपको बता दें, शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों पर कहा कि मुल्क अजीब माहौल से गुजर रहा है। हर तबके के लोग एक अजीब उलझन में हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं पता कि क्या होने वाला है। हम इस देश को सांप्रदायिक नफरत की आग में जलने के लिए नहीं छोड़ सकते। मुल्क के सामने आज कई सवाल खड़े हैं। हिंदुस्तान को एक बड़ा खतरा मजहबी नफरत से है। यदि ये सब नहीं रुका तो नहीं पता मामला कहां जाकर रुकेगा। हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिलकर नफरत को खत्म करना है।
उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा पर कहा कि धार्मिक स्थलों के बाहर से जुलूस निकाले जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और लोग धार्मिक स्थलों के सामने से तमंचे लेकर निकल रहे हैं। कोई नहीं चाहता हिंसा हो, लेकिन कुछ चंद लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हालांकि मामले की जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये सब सही है? उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलने से मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी नुकसान हो रहा है। फिलहाल मुसलमान की हालत मोर जैसी है, वो नाचता है और अपने पैरों को देखता है तो रो पड़ता है। वहीं कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ही कोरोना की चपेट में आने से नुकसान हुआ है, अब पटरी पर वापस लौट रहे हैं तो हिंसा से नुकसान हो रहा है। जब से देश में मोदी राज शुरू हुआ है, बेरोजगारी दर बढ़ गई है क्योंकि सरकार का इधर ध्यान ही नहीं है। रोजगार नहीं मिलने के चलते लोग हताशा में अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा के भिवानी से, जिसके बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर आ गई है। आखिर क्या है मामला जिस पर घिरी है मोदी सरकार? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि वो जल्दबाजी में गलत फैसले कर देती है, जिसका नुकसान देशवासियों को उठाना पड़ता है और अब एक ऐसा ही फैसला लोगों पर भारी पड़ रहा है। सरकार के गलत फैसले के चलते एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल ये मामला है हरियाणा के भिवानी का, जहां सेना में भर्ती होने की कोशिश में लगे एक युवक ने अपनी जान ले ली। इसके पीछे जो कारण था वो था युवक की सेना में भर्ती की उम्र सीमा निकल जाने का। युवक 2 साल से सेना में भर्ती होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया बंद होने के चलते उसका इंतजार बढ़ता गया और अब उसकी उम्र 23 साल से ज्यादा हो गई। कोरोना महामारी शुरू होने के साथ ही सेना में भर्ती प्रक्रिया को सरकार ने बंद कर दिया था, जिसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसके बाद अब इस मामले में मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के सांसद भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने बिजली संकट पर भी अपनी ही सरकार को घेरा है। विपक्षी दल भी सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि भर्ती कार्यक्रम नहीं होने से हरियाणा के करीब 10,000 युवाओं ने सेना में भर्ती होने का मौका खो दिया। उन्होंने कहा, राज्य के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल 4,50,000 युवा सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि 2 लाख अन्य पहले ही आयु सीमा पार कर चुके हैं। इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार से दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। वहीं सेना भर्ती को लेकर जब भी सवाल किया जाता है तो सरकार कोरोना काल का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार की लापरवाही और नजरअंदाजी लोगों के सपने तोड़ रही है और जान ले रही है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि कब जागेगी मोदी सरकार। मुख्य न्यायाधीश NV रमन अक्सर ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और अपने बेबाक अंदाज के कारण अक्सर ही सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते नजर आते हैं और आज भी उनका यही अंदाज देखने को मिला। तो आइए देखते हैं इस खबर में कि आखिर सरकार को निशाने पर लेते हुए क्या कह गए चीफ जस्टिस। देश में आज 6 साल बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका संबोधन PM मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। PM मोदी के अलावा इस कार्यक्रम को चीफ जस्टिस NV रमन ने भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। CJI ने कहा, संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकारें अदालत के फैसले को बार बार नजरअंदाज करती हैं। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर शासन कानून के मुताबिक हो तो न्यायपालिका कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगी। अगर नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें कर्तव्यों का पालन करती हैं, अगर पुलिस ठीक से जाँच करती है और अवैध हिरासत में प्रताड़ना बंद हो जाती है तो लोगों को अदालतों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अदालत के फैसले सरकार द्वारा वर्षों से लागू नहीं किए जाते हैं। न्याय घोषणाओं के बावजूद जानबूझकर निष्क्रियता है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। अपने संबोधन के दौरान CJI ने एक बार फिर सरकार की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। वहीं दूसरी तरफ PM मोदी ने अपने संबोधन के दौरान स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन NV रमन की तरफ से उठे सवालों के बाद एक बार फिर सरकार घिर गई है। ऐसे में देखना होगा
होगा कि सरकार चीफ जस्टिस की बातों को गंभीरता से लेती है और उस पर काम करती है, या फिर बाकी चीजों की तरह हवा में उड़ा देती है। मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को संभाल लिया है और देश एक बार फिर से प्रगति की राह पर है। लेकिन सरकार के दावे से इतर आरबीआई की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी राज में विकास गायब है, जिससे उबरने में एक दशक लग जाएगा। तो क्या है देश की स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी ने जनता की कमर इस कदर तोड़ दी है कि वो लगातार महंगाई के बोझ तले दब रही है। लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, मगर 2 साल से जनता की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के लिए आरबीआई ने एक और बुरी खबर सुना दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साफ तौर पर कहना है कि महामारी से हुए नुकसान को भरने में 1 दशक से ज्यादा वक्त लग जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की रिसर्च टीम ने माना है कि महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे उबरने में हमारी इकोनॉमी को 12 साल तक लग सकते हैं। आरबीआई ने करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अनुमान लगाया है कि पिछले 3 सालों में भारत को 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 2020-21 में 19.1 लाख करोड़, 2021-22 में 17.1 लाख करोड़ और 2022-23 में 16.4 लाख करोड़। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी की बार बार आ रही लहरों के कारण इकोनॉमिक रिकवरी प्रभावित हो रही है। जून 2020 के बाद दूसरी लहर आने तक इकोनॉमिक रिकवरी तेज रही। इसी तरह जनवरी 2022 में तीसरी लहर के कारण रिकवरी प्रोसेस आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। रिसर्च टीम ने रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए हालातों पर भी चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि सप्लाई की दिक्कत और डिलीवरी टाइम में बढ़ोतरी ने शिपिंग कॉस्ट और कमोडिटी प्रोसेस को बढ़ा दिया है। इससे महंगाई बढ़ गई है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिकवरी को प्रभावित कर रही है। भारत भी ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ रहा है। डिलीवरी टाइम के बढ़ने और रॉ मटेरियल के हाई प्राइस भारतीय फर्म्स के मुनाफे को कम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट साफ बयां कर रही है कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में जनता को अभी भारी परेशानी का सामना करना होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस का खबरों में बने रहना कोई नई बात नहीं है। अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर ये सितारे खबरों में बने रहते हैं, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि ईडी के एक बड़े एक्शन से खबरों में छा गई हैं। ईडी ने उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। जैकलीन लंबे वक्त से ईडी के रडार पर थीं, लेकिन अब ईडी ने उन पर शिकंजा कस दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस लगातार खबरों का हिस्सा बनी हुई हैं, लेकिन इस बार वो अपनी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि अपने ऊपर प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई को लेकर खबरों में छा गई हैं। इस खबर के आने के बाद उनके फैंस को झटका लगा है। खबरों के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर मामले के चलते ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। एक्ट्रेस का नाम तिहाड़ जेल में मौजूद सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा था। एक्ट्रेस जैकलीन और सुकेश की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसे देखने के बाद हर किसी को हैरानी हुई थी। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के चलते पहले से जेल में हैं। पिछले साल से ही इस मामले को लेकर जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ जारी है। ईडी की जांच में पता चला है कि सुकेश ने बहरीन में रहने वाली जैकलीन के माता-पिता और अमेरिका में रहने वाली उनकी बहन को महंगी कारें तक गिफ्ट की थी। इसके अलावा उनके भाई को 15 लाख रुपए दिए थे। इन चीजों को लेकर एक्ट्रेस जैकलीन सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रोल की जा रही थी। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, उनके मुताबिक जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर ने काफी कुछ गिफ्ट में दिया था और उनके सुकेश से काफी करीबी रिश्ते थे। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को 52 लाख रुपए का घोड़ा गिफ्ट किया था। 15 जोड़ी कान की बाली, ब्रेसलेट और चूड़ियां और सोने की चेन भी उपहार में दी थी। सुकेश चंद्रशेखर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक करता था। सुकेश जैकलीन के पीए के जरिए एक्ट्रेस तक पहुंचा था और उसके बाद एक्ट्रेस को चार्टर प्लेन से मिलने बुलाया था। सुकेश ने जमानत पर रहते हुए जैकलीन के लिए चार्टर्ड प्लेन के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा सुकेश ने जैकलीन को मिनी कूपर कार गिफ्ट की थी और 10 करोड़ के दूसरे महंगे गिफ्ट दिए थे। जैकलीन ने भी ईडी की पूछताछ में माना कि सुकेश से वो फरवरी 2017 में मिली थी और सुकेश ने जैकलीन को बताया था कि वो जयललिता के परिवार से हैं, साथ ही सन टीवी का मालिक है। लेकिन फिलहाल जैकलीन मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। खासकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर हटाने वाले बयान ने सियासत को गरमा दिया और अब इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। लाउडस्पीकर विवाद के चलते मनसे चीफ और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। उसी कड़ी में अब शिवसेना सांसद ने राज ठाकरे को खूब खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ बोले संजय राउत, आइए देखते हैं इस खबर में।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के बयान के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और अपने बयान के चलते राज ठाकरे शिवसेना के निशाने पर आ गए हैं। दोनों ही दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल तो चल ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे कल यानी 1 मई को औरंगाबाद में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसके लिए राज ठाकरे अपने काफिले के साथ औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। अब इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने मनसे प्रमुख पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज ठाकरे ने बाला साहब से गद्दारी की। संजय राउत ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मनसे प्रमुख को बाल ठाकरे और उनकी विरासत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे की गद्दारी से बाला साहब दुखी होंगे। राज ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपमान किया था और आज वो भाजपा को अच्छा बता रहे हैं। भगवा कपड़ा पहनकर घूमने वाला ये आदमी कौन है, वो गंजा आदमी कौन है, इस तरह की भाषा बोलने वाले राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया था, जिसको लेकर संजय राउत ने तंज कसा है। इतना ही नहीं, राउत ने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि सीएम योगी राज ठाकरे का किस तरह से स्वागत करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बनने की होड़ लगी हुई है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की राज ठाकरे की मांग और उसको लेकर महाआघाड़ी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशों के चलते शिवसेना और मनसे प्रमुख आमने सामने आ गए हैं। अब ये लड़ाई कहां जाकर थमती है, ये देखने वाली बात होगी। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्य भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ सकते हैं, क्योंकि पारा न केवल 50 के पार जाएगा बल्कि लू की थपेड़े सांस नहीं लेने देंगे। जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है वैसे वैसे मौसम भी अपना मिजाज बदल रहा है। सूर्य देवता के तीखे तेवर लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं और अब मई का महीना भी आ गया है। ऐसे में लू के थपेड़े जनता को घर में रहने पर मजबूर कर रहे हैं और अब तो पारा भी 50 के पार जाने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है, क्योंकि मई का महीना सबसे गर्म महीना होता है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी छू सकता है। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश के बांदा में बीते दिन तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर भी महीने के लिए अब तक का उच्चतम तापमान दर्ज किया गया। कई जगहों पर पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हरियाणा के गुरुग्राम और मध्य प्रदेश के सतना में भी इसी महीने का उच्चतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस और 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के श्री गंगानगर में 46.4 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश के नौगांव में 46.2 डिग्री सेल्सियस और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि अभी कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी रहने वाला है। जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बार बारिश की स्थिति में थोड़ा सुधार आने के आसार हैं। अभी तक देश भर में मार्च से अब तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मई के महीने में इस बार 109% बारिश यानी सामान्य से अधिक होने की संभावना है। यानी जहां गर्मी लोगों को सताएगी तो वहीं थोड़ी बारिश उन्हें राहत देगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार व्यापम घोटाले से पीछा छुड़ाने के लिए एक नुस्खा निकाल कर लाई है। शिवराज कैबिनेट ने व्यापम का नाम बदलने को लेकर फैसला ले लिया है। व्यापम का नाम जो है अब कर्मचारी चयन मंडल होगा। लेकिन सवाल यह है कि नाम बदलने से शिवराज सरकार के दाग मिट जाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार व्यापम घोटाले से पीछा छुड़ाने के लिए नए नए पैतरे अपना रही है। वैसे बीजेपी शासित राज्यों में नाम बदलना जैसे दस्तूर बन गया है। अब एमपी सरकार एक बार फिर व्यापम का नाम बदलने जा रही है। व्यापम का नाम अब कर्मचारी चयन मंडल होगा। गौरतलब है कि शिवराज कैबिनेट में व्यापम के नाम को बदलने को लेकर चर्चा हो चुकी है, जिसमें नाम बदलने के फैसले पर मोहर लग गई है। अब जल्द ही नए नाम को मंजूरी मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसका नाम बदला जा चुका है। घोटाले से बदनाम होने के बाद व्यापम का नाम बदलकर इस भर्ती परीक्षा का नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रखा गया था। इसके बाद भी परीक्षा में बार बार घोटाले की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है।
व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में आपराधिक तरीकों से अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पास कराने का खेल खेला जाता था, जिसके जरिए मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी के लिए एंट्री दी जाती थी। गौरतलब है कि इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। 2013 में मध्य प्रदेश के कई थानों में मामले दर्ज होने के बाद जब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। व्यापम घोटाले के 50 आरोपियों की मौत हो चुकी है। मामले की जांच एसटीएफ से लेकर सीबीआई तक के पास आई, लेकिन इस मामले की गुत्थी सुलझाने की बजाय और उलझती चली गई। गौरतलब है कि घोटाले में पहला बड़ा नाम पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का ही आया था। उनके साथ 100 से ज्यादा और भी आरोपियों के नाम इस मामले में दर्ज हैं। इस घोटाले की खास बात यह है कि व्यापम में तैयार की जा रही चार्जशीट में सिर्फ नेताओं के नाम नहीं हैं, बल्कि पुलिसकर्मियों, बिचौलियों, छात्रों और अभिभावकों के नाम भी दर्ज हैं। गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी अब सवालों के घेरे में है। कांग्रेस इस गैरकानूनी गिरफ्तारी की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं असम की बारपेटा कोर्ट ने भी ये माना है कि ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है। पुलिस ने मनमानी की है। जिग्नेश को जमानत तो मिल गई है, लेकिन केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। असम की बारपेटा की अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को महिला कांस्टेबल पर कथित हमले के आरोप में जमानत दे दी है। जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिग्नेश को इस मामले में फंसाने की कोशिश करने के लिए राज्य की पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस की मनमानी नहीं रोकी गई तो हमारा राज्य एक पुलिस स्टेट बन जाएगा। पीएम मोदी पर ट्वीट करने के मामले में जिग्नेश मेवानी को जमानत दिए जाने के ठीक बाद 25 अप्रैल को पुलिस महिला कर्मी पर हमले के मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले में असम की अदालत ने जिग्नेश को जमानत देते हुए 29 अप्रैल को ये सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने मेवानी को जमानत देने के अपने आदेश में गुवाहाटी हाई कोर्ट से राज्य में हाल ही में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि वो असम पुलिस को बॉडी कैमरा पहनने और अपने वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दे, ताकि किसी आरोपी को हिरासत में लिए जाने पर घटनाओं को कैद किया जा सके। जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक जिस महिला ने जिग्नेश पर आरोप लगाए थे, उस महिला ने एफआईआर में कुछ और कहा, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने अलग कहानी बताई गई। कोर्ट ने कहा कि महिला की गवाही से साफ है कि जिग्नेश मेवानी को हिरासत में रखने के लिए जबरदस्ती मामला बनाया गया है। साथ ही अदालत ने असम पुलिस को सुधरने की हिदायत तक दे डाली। वहीं दूसरी तरफ रिहा होने के बाद जिग्नेश मेवानी ने कहा, असम में बीजेपी सत्ता में है। पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी और महिला कांस्टेबल पर कथित हमले के मामले के पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ है। बीजेपी ने एक महिला का उपयोग करके उनके खिलाफ कहानी गढ़ी, जो कायरतापूर्ण काम है। मेवानी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कोई साधारण मामला नहीं था, ये पीएमओ में बैठे राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर किया गया है। बीजेपी ये सब गुजरात चुनाव को जीतने के लिए कर रही है।